कालू कौवा तो बहुत बुरा था। वो हमेशा बुरे काम ही करता। कभी किसी पक्षी से भोजन छीन लेता और कभी किसी कमजोर को देखकर मारता। गोरी कौवी उसकी पत्नी थी और उसके बेटे का नाम जग्गू कौवा था। गोरी कौवी तो आजकल घोंसले में ही रहती थी क्योंकि उसने एक अंडा दिया हुआ था और उस अंडे में से बच्चा निकलने ही वाला था। इस कारण गोरी कौवी ज्यादा समय घोंसले में ही गुजारती। गौरी, अब मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ और अब तो जंगल के दूसरे पक्षी मुझसे ज्यादा नहीं डरते। बस मेरा जग्गू बड़ा हो जाए और हमारा जो नया बेटा आने वाला है वो भी आ जाए, फिर हम सब मिलकर उन छोटे पक्षियों को सीधा करेंगे। कालू जी, ये जरूरी नहीं है कि अंडे से बेटा कौवा ही निकले, बेटी कौवी भी तो निकल सकती है। चुप कर जा मनहूस, जैसी तेरी शक्ल काली वैसी ही बातें कर रही हो। कुछ शर्म करो, बूढ़े हो गए हो और अब तो बस कर जाओ। सारी जिंदगी बुरे काम किए, अब ही छोड़ दो। मैं तो जा रहा हूँ, मुझसे नहीं सुन होती तुम्हारी काएं काएं, और हमारे इस अंडे से बेटा ही निकलेगा, तुम देख लेना। ऐसे वो कौवा वहाँ से चला जाता है। कैसा जालिम बाप है, एक बेटा है फिर भी बेटा ही मांग रहा है। और फिर ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। उस कौवी का अंडा टूटता है और उसमें से तो एक छोटी सी कौवी बाहर निकलती है, जिसे देख गोरी कौवी तो बहुत परेशान हो जाती है। कालू तो आते ही मुझसे लड़ाई शुरू कर देगा, इसमें मेरा क्या दोष, और इतनी सुंदर तो है हमारी बेटी। मम्मा, मम्मा मैं आ गई। मम्मा, आप तो मुझे कुछ दुखी लग रही हो, इसलिए ना कि मैंने आने में देर कर दी। मम्मा, मैं तो 2 दिन से अंडा तोड़ने की ट्राई में थी, परंतु अंडा तो टूट ही नहीं रहा था। कालू कौवा भी सैर सपाटे करके वापस लौट आता है। अब मेरी बेटी के सामने उल्टी सीधी बातें ना करना, जो हुआ भगवान की इच्छा। मुझे तो पहले ही पता था तुम्हारे अंडे से तो बेटी ही निकलेगी। अब लाना भोजन और खिलाना इसे, मुझसे नहीं पेट भर होगा तुम्हारी इस काली शक्ल वाली बेटी का। पापा, मैं कौवे की बेटी हूँ तो काली ही होंगी ना। मैं कौन सा कबूतर की बेटी हूँ जो लाल और चिट्टी होंगी। सुंदरी चुप कर जा मेरी बच्ची, चुप कर जा। रात को सुंदरी और उसकी मम्मा गोरी कौवी सोए हुए थे, परंतु कालू कौवा तो जाग रहा था। वो तो अपने अंडे से बेटी निकलने से बहुत परेशान था। अब मैं कैसे भोजन लाकर खिलाया करूँगा इसे, अगर बेटा होता तो दूसरे पक्षी मुझसे डरते। अब मैं इसकी रक्षा किया करूँगा या कुछ और, मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा जिससे मेरी जान छूट जाए इस बेटी से। वो तो ऐसे सोच रहा था। वो तो किसी भी तरह अपनी बेटी को अपने घोंसले में देखना नहीं चाहता था। मैं कल इसे पहाड़ों पर ले जाऊंगा और फिर इसे किसी चील के हवाले कर दूंगा। ऐसा सोचते हुए कालू कौवा सो जाता है। अगले रोज कालू कौवा अपनी पत्नी से कहता है, बहुत दिनों से तुम घोंसले में ही हो, मैं सुंदरी को ले जाता हूँ अपने साथ, और तुम जाओ और नदी से नहा आओ। कैसी गंदी बदबू आ रही है तुम में से। ऐसे बोल रहे हो जैसे खुद से खुशबुएं बखेर रहे हो। ज्यादा बातें ना किया करो, अगर किसी दिन मुझे गुस्सा आ गया तो छोड़ूंगी नहीं। मैं जा रही हूँ और तुम मेरी सुंदरी का ध्यान रखना। ऐसे गोरी कौवी नदी पर चली जाती है और कौवा अपनी बेटी को ठिकाने लगाने के लिए साथ ले जाता है। वो पहाड़ों पर जाता है। अभी वो बैठा ही था कि वहाँ चिड़िया और कबूतर आ जाते हैं। कालू, क्या ये तुम्हारी बेटी है? हाँ, मेरी ही बेटी है ये, सुंदरी नाम रखा है हमने इसका। बहुत सुंदर है और नाम भी बहुत अच्छा है। अब इसका अच्छे से ध्यान रखना, बेटियां जब बड़ी हो जाएं तो बेटों से ज्यादा प्यार देती हैं। ऐसे चिड़िया और कबूतर चले जाते हैं। क्या करूं, अगर इसे मार दिया तो सब पूछेंगे, मैं क्या बताऊंगा सबको। सबको पता चल जाएगा कि मैंने ही अपनी बेटी को मारा है। फिर कौवे के दिमाग में एक शैतानी आती है। मैं इसे ऐसे मारूंगा कि किसी को पता भी ना चले। सुंदरी, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, परंतु पहले वचन दो तुम किसी को बताओगी नहीं। नहीं बताऊंगी मैं। पापा जी आप बताएं, क्या बात है? सूखे दाने के अलावा अगर कोई भी चीज तुम्हारी मम्मा तुम्हें खाने को दे तो ना खाना। अगर तुम कोई फल वगैरह खाओगी तो तुम्हारे पंख सूख जाएंगे और फिर तुम कभी भी उड़ नहीं सकोगी और हमेशा हमेशा के लिए अपाहज हो जाओगी। सूखा दाना भी केवल एक ही खाना है रोज का। परंतु पापा, जग्गू भैया भी तो खाता है फल। वो लड़का कौवा है और तुम लड़की कौवी, इसलिए अगर नहीं विश्वास तो खाकर देख लेना। नहीं नहीं पापा जी, मैं तो फल कभी भी नहीं खाऊंगी। मैं
तो केवल एक ही दाना खाया करूंगी। और ऐसे खुद ही मर जाओगी। मुझे तुम्हें मानना ही नहीं पड़ेगा। पापा जी क्या कहा? कुछ नहीं, चलो अब घर चलें और अपनी मम्मा को या किसी को भी नहीं बताना कि मैंने तुम्हें ये राज की बात बताई है। वो सब चाहते हैं कि तुम्हारे पंख सूख जाएं और तुम उड़ न सको। फिर ऐसे कालू कौवा अपनी मासूम बेटी सुंदरी कव्वी को लेकर वापस हो लेता है। इतनी देर कर दी कालू जी, कहाँ चले गए थे सुंदरी को साथ लेकर? हम घूमने गए थे। अच्छा सुंदरी, ये कुछ फल हैं, तुम खा लो। मैंने और तुम्हारे भाई ने तो खा लिए हैं। नहीं मम्मा, मेरा तो फल खाने को दिल नहीं कर रहा। सुंदरी ऐसा कहते हुए अपने पापा की तरफ देख रही थी। पापा के साथ गई थी ना, कुछ खाकर पेट भरा हुआ होगा। चलो सुबह खा लेना। फिर ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं। गौरी की बेटी तो बहुत कमजोर हो गई थी, वो तो जरा भी भोजन ना खाती। सुंदरी, बस जब तुम थोड़ी सी और बड़ी हो जाओगी तो फिर सब खा लिया करना। तुम तो बहुत बुद्धिमान हो, जो किसी को बताया भी नहीं कि मैंने तुमसे कहा है। कुछ खाने से तुम्हारे पंख सूख जाएंगे। मैं अपने पापा की राज की बात भला कैसे किसी को बता सकती हूँ? मेरा पापा मेरा ही तो अच्छा सोचते हैं। वो छोटी मासूम कव्वी ये कब जानती थी कि उसका पापा तो उसे मारना चाहता है। गौरी कव्वी और उसका बेटा जग्गू भी कहीं से भोजन लेकर आ जाते हैं। कालू जी, हमारी सुंदरी तो दिन ब दिन बहुत ज्यादा कमजोर हो रही है। मैं इसे वैद्य जी के पास ले जाती हूँ और तुम घर में जग्गू का ध्यान रखना। वैद्य जी के पास लेकर जाने की जरूरत नहीं है, सुंदरी खुद ही ठीक हो जाएगी। अच्छा भला तो खाती है। सुंदरी, कल पापा से लेकर आम खा लिए थे ना? सुंदरी झूठ बोलती है। हाँ हाँ मम्मा, मैंने तो आम खा लिए थे और मुझे वैद्य जी के पास भी ना लेकर जाएं। तुम चलो मेरे साथ, ऐसे तो तुम मर जाओगी। कैसे कमजोर हो रही हो। फिर गौरी कव्वी सुंदरी को साथ ले ही जाती है। वो सीधी बुलबुल के पास जाती है। बुलबुल दीदी, मेरी बेटी दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। इसे कोई ऐसी दवा दें जिससे ये ठीक हो जाए। मुझे तो इसे देखकर लग रहा है कोई खौफ इसके दिल में बैठा हुआ है, जिस कारण ये कुछ खाती नहीं है और ऐसी हो गई है। आप ये दवा ले जाएं, इससे इसे भूख ज्यादा लगेगी और ये स्वस्थ हो जाएगी। मैं सुंदरी की दवा में ये जहरीले पत्ते मिला दूंगा। ऐसे किसी को पता भी नहीं चलेगा और मेरी जान छूट जाएगी उस बेटी से। ऐसे कालू कौवा कुछ जहरीले बूटी के पत्ते अपने साथ ले जाता है। गौरी भी दवा लेकर आ गई थी। कालू जी, मुझे तो पानी पीने जाना है, मैं आकर दवा दूंगी सुंदरी को। बुलबुल दीदी बोल रही है कि इस दवा को खाने से हमारी सुंदरी ठीक हो जाएगी। पानी तो मुझे भी पीना है, चलो हम दोनों ही चलते हैं। फिर वो दोनों पानी पीने चले जाते हैं। वो जैसे ही जाते हैं, उनका बेटा जग्गू वो जहरीले पत्ते उठाकर खा लेता है और वो तो मर जाता है। भैया क्या हुआ आपको? भैया ये क्या खा लिया है आपने? आप बात क्यों नहीं कर रहे? गौरी और कालू जैसे ही वापस आते हैं तो अपने बेटे को मरा हुआ देख रोने लग जाते हैं। मेरी दवा के पास कुछ पत्ते पड़े थे, वो खा लिए हैं भाई ने और बोल नहीं रहा। कालू तो खामोश था और रोए जा रहा था। कालू, ये क्या हो गया? मेरा जग्गू कैसे मर गया? ऐसे कैसे हुआ? कालू कौवा अपनी बेटी सुंदरी कव्वी को अपने सीने से लगा लेता है। सुंदरी, आज के बाद तुम सब कुछ खा लेना मेरी बेटी। पापा, फिर मेरे पंख तो नहीं सूखेंगे? नहीं सूखेंगे, नहीं सूखेंगे मेरी बेटी। गौरी कव्वी रो रही थी और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था सुंदरी ऐसा क्यों कह रही है। ऐसे उस कव्वे को पता चल जाता है कि चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, जिसे ऊपर वाला बचाना चाहे उसे कोई मान नहीं सकता और वो अपनी बेटी से प्यार करने लग जाता है। कालू, जब से तुमसे शादी हुई है कभी मुझे कोई खुशी नहीं दी तुमने। वो ही टूटा हुआ घोंसला, वो ही सूखे दाने, कभी कोई फल फ्रूट कोई अच्छा खाना नहीं ला कर दिया। हर समय यहाँ लेटे रहते हो। जाओ और मेरे लिए कुछ खाने को लाओ। मेरी किस्मत ही खराब थी जो तुमसे मेरी माँ ने शादी कर दी मेरी। तब तो बहुत स्मार्ट बन रहे थे। कपास का बना हुआ नरम नरम घोंसला है मेरा, बहुत काम करता हूँ। लेकिन मुझे क्या पता था ये सिर्फ कालू ही है, नखट्टू कहीं का। गौरी, ना तो मैंने कभी कोई काम किया है और ना ही करूँगा। मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत लाड प्यार से पाला है, मुझसे नहीं होते ये काम वाम। वैसे तो तुम इतनी शैतान हो, कोई उपाय तुम ही बताओ जिससे दाना पानी घोंसले में ही मिल जाए। मुझे तो तुम ऐसे ही बदनाम कर रही हो। तुम कौन सा काम करती हो? तुम तो मेरे से भी ज्यादा काहिल हो। एक
उपाय तो है मेरे पास कालू, लेकिन अगर तुम्हें पसंद आए तो। बताओ बताओ, मैं तो खुद बहुत तंग हूँ तुम्हारे रोज रोज के तानों से। अगर मेरे भी भाग्य जाग जाए तो। तुमने देखा है तोता कैसे मजे करता है? तमाम पक्षी रंग बिरंग के खाने उसे खुद जाकर घोंसले में देकर आते हैं। लेकिन गोरी, बदले में वो सब पक्षियों का इलाज भी तो करता है, इन्हें दवाई भी तो देता है। वो बड़ा MBBS डॉक्टर है, ऐसे ही जड़ी बूटियाँ कूट कूट कर देता रहता है। ये काम तो हम भी कर सकते हैं। तुम मेरे साथ चलो मेरे मैके वाले जंगल में, वहाँ मेरा जीजा जी रहता है। वो मुझसे भी बड़ा शैतान है। हम इससे मशवरा करते हैं और वो दोनों दूसरे जंगल चले जाते हैं। आओ आओ गोरी, कैसे आना हुआ? और कालू मियाँ, तुम कैसे हो? हम तो ठीक हैं, बस भोजन की फिक्र लगी रहती है। ढूंढना हमें आता नहीं और अब पक्षी हमारा विश्वास नहीं करते। अक्सर तो भूखे ही सोना पड़ता है। आपके पास इसलिए आए हैं कि वो दवा जिससे पक्षी बीमार होते हैं, अगर थोड़ी सी हमें दे दो तो हमारा भी काम बन जाए। हमारे जंगल में तोते का राज है, वो इलाज मालजा करता है पक्षियों का और उसे ही पक्षी मुफ्त में दाना देते हैं। अच्छा, तो ये बात है। वो दवा तो मेरे पास है, लेकिन अगर पक्षियों को पता चल गया तो मार बहुत पड़ेगी तुम्हें। ऐसा कुछ नहीं होगा, किसी को पता नहीं चलेगा। तो फिर ये दवा तुम ले जाओ, इसके 2-3 कतरे नदी में डाल देना। यहाँ से पक्षी पानी पीते हैं। और ये दवा है, बाद में पिला देना जब पक्षी इलाज के लिए तुम्हारे पास आएंगे। मेरा प्यारा जीजा जी, मुझे पता था, अब आप ही कोई उपाय बता सकते हो। और फिर ऐसे कालू कौवा और गोरी कौवी दोनों दवाइयाँ लेकर वहाँ से वापस आ जाते हैं। गोरी, मैं रात को जाऊंगा और नदी के पानी में इस दवा को शामिल करूंगा, लेकिन तुम ये दूसरी दवाई संभाल कर रखना जो बाद में पक्षियों को ठीक करने के लिए देनी है। हाँ, तुम जाओ और मैं इसे संभाल लेती हूँ। और फिर कालू कौवा थोड़ा अंधेरा होने पर इस जहरीली दवा के चंद कतरे नदी के पानी में शामिल करके जल्दी से वापस लौट आता है। अगले दिन बुलबुल सुबह सवेरे ही नदी पर आकर जैसे ही थोड़ा सा पानी पीती है, इसके पेट में बहुत ज्यादा दर्द शुरू हो जाता है। पास बैठी रानो चिड़िया जल्दी से उसके पास आती है। बुलबुल, क्या हुआ है तुम्हें? मुझे नहीं पता, बस थोड़ा सा पानी ही पिया है और मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द शुरू हो गया है। रानो चिड़िया जल्दी से बुलबुल को तोते के पास ले जाती है। तोते भैया, बुलबुल के पेट में बहुत ज्यादा दर्द है, इसे पेट दर्द की दवा दो। और तोता जल्दी से बुलबुल के मुंह में पेट दर्द की दवा के चंद कतरे डालता है। बुलबुल, अब कैसा दर्द है? दर्द नहीं रुका और बढ़ रहा है, मेरा कुछ करो, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। ऐसे में कबूतर जल्दी जल्दी से वहाँ आता है। मैं गुजर रहा था, कौवे की पत्नी बैठी हुई थी रास्ते में। इसने मुझे कहा कि सुना है बुलबुल के पेट में दर्द है। वो कह रही थी कि हमारे पास पेट दर्द की दवा है, अगर तोते से दर्द ना रुका तो उसे हमारे पास ले आए। आप जल्दी से बुलबुल को कौवे के पास ही ले जाओ, मेरे पास इससे बेहतर कोई और दवा नहीं है। और रानो चिड़िया और कबूतर बुलबुल को कौवे के पास लेकर जल्दी से चले जाते। पता चल गया, ये वो बा ही है पेट दर्द की। लेकिन तुम परेशान ना हो, मेरे पास इसकी दवा है। वो मेरा दादाजी था ना, उसने बताया हुआ है मुझे एक नुस्खा, मैं अभी देता हूँ बुलबुल को। और कौवा जल्दी से 2 कतरे पेट ठीक करने वाली दवा के बुलबुल के मुंह में डाल देता है। दवा पीते ही बुलबुल ठीक हो जाती है। मेरा दर्द ठीक हो गया है कौवे भैया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। रानो चिड़िया, अगर किसी के भी पेट में दर्द हो तो मेरे पास ले आना। लेकिन रानो चिड़िया, एक बात कहनी थी मुझे। जी जी कहो कालू भैया, क्या बात है? वो बात ये है कि मैं तो सारा दिन पहाड़ों पर गुजार देता हूँ इन जड़ी बूटियों को ढूंढने में, दाना पानी ढूंढने का तो समय ही नहीं मिलता। नहीं नहीं कौवे भैया, हम आपको दवा के बदले में अनाज या कोई फल वगैरह दे दिया करेंगे, आप परेशान क्यों हो? बुलबुल की दवा फ्री थी, इससे आपको पता भी चल गया कि मेरी दवा में कैसा जादू है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। वाह कालू, बन तो ऐसे रहे थे जैसे सचमुच के डॉक्टर हो। बहुत मजा आने वाला है, अब तो रोज पक्षी रंग बिरंग के खाने लाया करेंगे और तोता मारेगा मक्खियाँ। ऐसा कहते हुए वो दोनों जोर जोर से हंसते हैं। और फिर वो दिन था कि जो भी पक्षी नदी से पानी पीता, इसके पेट में शदीद दर्द शुरू हो जाता और वो कोई ना कोई खाने पीने की चीज लेकर सीधा कौवे के पास जाता। कौवा जैसे ही दवा पिलाता, पक्षी बिल्कुल ठीक हो जाता। ऐसा कैसे हो सकता है जिस बीमारी का मुझे पता न चले
और कालू कव्वा इसका इलाज करे। हो ना हो कालू की कोई ना कोई शैतानी है, मुझे अब कालू पर नजर रखना होगी। और फिर तोता कालू कव्वे का पीछा शुरू कर देता है। गौरी, आज 3 दिन हो गए हैं नदी में दवाई डाले हुए। तुम्हारे जीजा जी ने कहा था 3 दिन बाद दवा का असर खत्म हो जाएगा। लाओ, मैं वो दवा दोबारा डालाता हूँ, अभी तो मजा आने लगा है। हाँ हाँ, 2 कतरे ज्यादा ही मिला देना। वो तो मैं कर लूंगा, लेकिन तुम ये ठीक करने वाली दवा संभाल कर रखना, ऐसा ना हो कि कोई मुसीबत ही बन जाए। मैंने संभाल कर रखी हुई है, अब तुम जाओ। और कव्वा नदी की तरफ चल देता है। कालू कव्वा जाकर नदी के पास बैठ जाता है और इधर उधर देखकर जल्दी से दवा के चंद कतरे पानी में मिलाकर वापस चला जाता है। तोता जो के कव्वे का पीछा कर रहा था, छुपा सब देख रहा था। वो ये सब देखकर बहुत परेशान हो जाता है। कालू, मुझे पहले ही पता था ये शैतानी खेल तुम ही खेल रहे हो। मुझे पागल समझते हो कालू, अब देखना कैसे तुम्हें निकलवाता हूँ इस जंगल से। और तोता सब पक्षियों को इकट्ठे करता है और उन्हें सारी बात बताता है। ये शैतान अब तो हमारी जिंदगियों से खेलने लगा है। और मैं भी कहूँ, ऐसी कौन सी बीमारी है जिसका इलाज मेरे पास नहीं और उस कालू कव्वे के पास है। तोते भैया, अब हमें क्या करना होगा? सबसे पहले तो कोई भी पक्षी पूर्व वाली नदी से पानी ना पिए। लेकिन तोते भैया, पश्चिम वाली नदी तो बहुत दूर है, हम पानी लेने इतनी दूर रोज कैसे जाया करेंगे? इसका हल तो कालू ही बता सकता है। सब पक्षी तैयार हो जाओ और अपनी चोंचे तेज कर लो, आज कालू को सबक सिखाना है। और फिर सब पक्षी इकट्ठे होकर कालू कव्वे की तरफ चल देते हैं। गौरी, आज अभी तक कोई मरीज नहीं आया। तुमने दवाई अच्छे से मिलाई थी ना नदी के पानी में? हाँ हाँ, वो तो अच्छे से मिलाई थी। फिर आ जाएगा कोई ना कोई। मुझे तो ये अमरूद खाने दो जो डॉक्टर तोता अपनी दवाई के बदले में देकर गया था। वो ऐसे बातें कर ही रहे थे कि सब पक्षी इकट्ठे होकर कालू के पास आ जाते हैं। तुम सब क्या, सबके ही पेट में दर्द हो रहा है? कालू शैतान, अब पेट में दर्द तो तुम्हारे होने वाला है, मुझे सब पता चल गया है। जो खेल तुम मासूम पक्षियों से खेल रहे हो, अब तैयार हो जाओ। ठहरो, मेरी बात सुन लो, मेरा कोई कसूर नहीं है, ये सब गौरी ने करने को कहा था। कालू, तुम्हें हमारी जिंदगियों से खेलते हुए जरा शर्म नहीं आई? अब जल्दी से बताओ कि पानी कैसे ठीक होगा नदी का, इसमें ही तुम्हारी भलाई है। प्लीज आप हमें माना ना, हम यहाँ से चले जाते हैं। हम दोनों मेरे मैके वाले जंगल चले जाते हैं, बस एक दफा माफ कर दो और वो पानी 3 दिन के बाद खुद ही ठीक हो जाएगा। नहीं, इस बार तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। तोते भैया, जाने दो इस बेशरम जोड़े को, बस यही सजा काफी है इनके लिए। और फिर ऐसे गौरी कव्वी और कालू कव्वे को अपना घर बार छोड़कर दूसरे